10 नवंबर 2025 सोमवार का दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए एक सामान्य व्यस्त दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन शाम 6:52 पे यह सामान्य स्थिति एक भयानक आतंकवादी हमले में बदल गई। हमला पुरानी दिल्ली के अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुआ। सटीक स्थान लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल था। यह हमला एक कार बम विस्फोट था। विस्फोटक एक हुंडई i20 कार में रखे गए थे। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के अनुसार वह वाहन धीमी गति से चल रहा था और विस्फोट होने पर लाल बत्ती पर रुका था। यह स्थान और समय शाम का व्यस्त समय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमलावरों का इरादा अधिकतम नागरिक क्षति और आतंक पैदा करना था। विस्फोटक की तीव्रता विनाशकारी थी। 10 नवंबर की शाम की शुरुआती रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या 8 से 9 बताई गई थी। हालांकि जैसे जैसे बचाव अभियान आगे बढ़ा, ये आंकड़ा बढ़ता गया और 12 नवंबर तक आधिकारिक मृत्यु संख्या 13 लोगों पर स्थिर हो गई थी। इस विस्फोट में 25 से अधिक लोग घायल हुए। घायल और जीवित बचे लोगों को तुरंत नजदीकी चिकित्सा सुविधाओं में ले जाया गया, जिनमें से अधिकांश को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार का नंबर HR26CE7674 था। इसे गुड़गांव के एक निवासी MD सलमान के नाम पर ट्रैक किया गया। सलमान ने दावा किया कि उसने इसे ओखला में देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया था। उसके बाद कार को अंबला में किसी और को बेचा गया। फरीदाबाद के एक कार डीलर को भी इसकी बिक्री में मदद करने के लिए हिरासत में लिया गया। विस्फोट को तुरंत एक हाल ही में उजागर हुए व्हाइट कलर टेरर मॉड्यूल से जोड़ा गया। यह सेल पारंपरिक आतंकवादियों का नहीं था, बल्कि इसमें डॉक्टर और प्रोफेसर जैसे उच्च शिक्षित मध्यम वर्गीय पेशेवर शामिल थे। इस ब्लास्ट को पूरे तरीके से जानने से पहले हमें 20 दिन लंबी जांच जो जम्मू एंड कश्मीर में चल रही थी, पहले उसे समझना होगा। ये जांच 19 अक्टूबर के आसपास शुरू हुई थी, जब श्रीनगर के न्यू गांव इलाकों में मिले जैश ए मोहम्मद के पोस्टर से हुई। इन पोस्टरों में स्थानीय लोगों के शरीयत के खिलाफ काम करने पर धमकी दी गई थी और कहा गया था कि हमारा एक्शन तय होगा। जब सुरक्षा एजेंसीज ने इन पोस्टरों की जांच शुरू की तो इसके तार जम्मू और कश्मीर में सक्रिय जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़े। इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए एजेंसीज को हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित एक व्हाइट कलर मॉड्यूल का सुराग लगे, जो इनके साथ मिलकर काम कर रहा था। इस फरीदाबाद मॉड्यूल का केंद्र अल-फलाह यूनिवर्सिटी था, जहां पर डॉक्टर उमर उसके साथी काम करते थे। 10 नवंबर की सुबह ब्लास्ट से कुछ घंटों पहले पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी की। ये छापा उसी 20 दिन लंबी J&K जांच का हिस्सा था। जांच एजेंसीज को जम्मू और कश्मीर से मिले सुरागों ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े डॉक्टरों तक पहुंचाया। छापों में विस्फोटक का एक बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ, लगभग 2900 से 3000 kg अमोनियम नाइट्रेट। इसके अलावा एक राइफल, पिस्टल, मैगजीन, 91 जिंदा कारतूस, टाइमर, बैटरी और रिमोट कंट्रोल जैसे बम बनाने के उपकरण भी मिले। अब यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट मिला है, ना कि RDX। दोनों में फर्क समझो। RDX एक मानव निर्मित यौगिक है, जिसे विशेष रूप से विस्फोटक होने के लिए डिजाइन किया गया। आमतौर पर एक सफेद क्रिस्टल पाउडर जैसे दिखता है। अमोनियम नाइट्रेट यह एक केमिकल है। यह भी उसी के जैसा दिखता है, जो पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग खेती में होता है, इसलिए यह आसानी से मिल जाती है। इन छापों के दौरान पुलिस ने मॉड्यूल के 2 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल गनी और आदिल अहमद था। और उमर, जो कार ब्लास्ट हुआ था, उसमें ये ड्राइव कर रहा था। यही इस घटना का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही डॉक्टर उमर उन नबी को यह खबर मिली कि उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हो गया है और सारा विस्फोटक पकड़ा गया है, वो घबरा गया। उस वक्त वो बॉम्ब लगी कार चला रहा था और पकड़े जाने के डर से उसने भीड़ भाड़ वाले रेड फोर्ट इलाके में समय से पहले विस्फोट कर दिया। डॉक्टर मुजम्मिल गनी 35 साल के पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर था। वो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के तौर पर काम करता था और MBBS के छात्रों को पढ़ाता भी था। उसे इस मॉड्यूल का एक की फिगर माना गया है। डॉक्टर आदिल अहमद ये कुलगम कश्मीर के रहने वाला डॉक्टर था और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम करता था। इसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। इसे दिल्ली ब्लास्ट से पहले फरीदाबाद में विस्फोटक और हथियार जमा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और जो छापेमारी हुई थी वो डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर पर हुई थी और वहीं से ये सारा सामान बरामद किया गया। ये तीनों एक दूसरे से गहरे संबंध रखते थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एक साथ और एक ही आतंकवादी मॉड्यूल का हिस्सा था। सबसे बड़ा सबूत यह है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर उन नबी ने मिलकर जनवरी 2025 में रेड फोर्ट इलाके के कई बार दौरा किया था। उनका मूल प्लान रिपब्लिक डे 26 जनवरी पर हमला करने का था, जो उस समय की सख्त सुरक्षा के कारण विफल हो गया था। इस साजिश का खुलासा डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन से मिले और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस पूरे मॉड्यूल में 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मुख्य डॉक्टर उमर उन नबी, जो पुलवामा और जम्मू कश्मीर के थे। यही वह आतंकी था जो विस्फोटक से लदी कार चला रहा था और ब्लास्ट में मारा गया। ये फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। डॉक्टर मुजम्मिल गनी ये भी जम्मू और कश्मीर का रहने वाला है। इसे इस मॉड्यूल का एक मुख्य संचालक माना जा रहा है। इसे 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आदिल अहमद ये भी जम्मू और कश्मीर के रहने वाले थे। ये एक डॉक्टर और डॉक्टर मुजम्मिल का मुख्य साथी था। इसे भी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। ये वो लोग हैं जिनसे पूछताछ में 32 ब्लास्ट की साजिश का खुलासा हुआ। इन मुख्य डॉक्टरों के अलावा NIA और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मॉड्यूल से जुड़े कई लोगों को भी गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से हुई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और
और संवेदनशील आतंकी हमला है, इसलिए NIA अभी सभी पकड़े गए लोगों के नाम और पते सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जांचकर्ताओं ने जब ब्लास्ट की जगह से फॉरेंसिक सैंपल इकट्ठे किए, उन्होंने पाया कि यह अमोनियम नाइट्रेट से भी ज्यादा ताकतवर है। इस मॉड्यूल ने अमोनियम नाइट्रेट को 2 साल तक जमा करके एक बड़ा जखीरा बनाया था और जो कार असल में फटी उसमें RDX जैसे ज्यादा शक्तिशाली मिलिट्री विस्फोटक के इस्तेमाल होने का गहरा संदेह था। NIA द्वारा फरीदाबाद में गिरफ्तार किए गए आतंकियों से पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को बताया कि उनका मुख्य मकसद अयोध्या में राम मंदिर बनने का बदला लेना था। वो जैश-ए मोहम्मद और ISIS के कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित थे और भारत में जिहाद शुरू करना चाहते थे। उनका प्लान सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि पूरे देश में 32 कार बम धमाके करके दहशत फैलाना था, जिसमें अयोध्या भी उनके निशाने पर था। लेकिन ये बयान किस हद तक सच्ची है वो कहना मुश्किल है। अब यहीं पे बात शुरू होती है हिंदू मुस्लिम का, और सभी हिंदू मुस्लिम करके यूं ही घटना को भूल जाते हैं। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस इन लोगों की वजह से भारत के इनोसेंट मुस्लिम को अपने आप को बार बार साबित करना पड़ता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो समझता है कि मुस्लिम ही ये सब करवाता है और भारत के मुस्लिम पे उंगली उठाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हाल ही के घटना को ले लो, पहलगांव अटैक जो हुआ था, उसमें बचाने वाले मुस्लिम आदिल जिन्होंने एक गोली नहीं बल्कि एक साथ 5-5 गोली खाए, तो इसके चक्कर में तुम इन जैसे मुस्लिम के ऊपर भी उंगली उठाओगे। ये तो शहीद हो गए, लेकिन जो जिंदा है जैसे सज्जाद अहमद भट्ट, नजाकत अहमद शाह, ये सब जिंदा बच गए थे बचाने में। और इस अटैक का भी बदला लेने वाला जनरल सोफिया कुरैशी था, ये तुम भूल गए। और तुम्हें क्या लगता है कि इस ब्लास्ट में मुस्लिम नहीं मारे गए होंगे? और तुम्हें क्या लगता है कि इस ब्लास्ट में मुस्लिम नहीं मारे गए होंगे? तुम बात को समझो, वो हिंदू को पर्सनल अटैक या मुस्लिम को पर्सनल सपोर्ट करना नहीं चाहता है, बल्कि वो इंडिया को खोखला और हानि पहुंचाना चाहता है। और सरकार कोई भी हो सवाल जवाब से डरती है, इंसान कोई भी हो गलत करने पर गलत हो जाने से डरता है। बहुत कम ही होता है जो हिम्मत दिखाता है, और हिम्मत दिखाने का मतलब ये नहीं कि किसी पे अटैक करवा दो और बोलो कि हमने बदला ले लिया और बड़े बड़े पोस्टर लगवा दो, वहाँ पे भी राजनीति शुरू कर दो। अब सवाल ये है, हम भी इसी में उलझे रहेंगे कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता, या इससे ऊपर उठ के हम ये पूछे कि इसको करवाने वाला कौन था और इसको सजा कब होगी? और जब जैसे मोहम्मद ने ऐसा काम किया है और बार बार करवाता है, कोई पहली बार नहीं है, हम उसे मार क्यों नहीं पाते हैं? बदले ये नहीं होता कि हमने पाकिस्तान के ऊपर 5 मिसाइल छोड़ दी और हो गया बदला पूरा। पुलवामा में RDX कहाँ से आया? पहलगांव में आतंकवादी कहाँ से घुसे? और 2014 से 2025 तक अगर हम ऐसे छोटे बड़े हमलों को शामिल करें तो यह कुल आंकड़ा 12,000 से 13,000 घटनाओं के बीच होगा। और अगर हम सेना, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के ऊपर कुल खर्च की बात करें तो वो है 8.24 लाख करोड़ से भी ज्यादा। अब सवाल ये उठता है कि जिस देश में इतना खर्च किया जाता हो सुरक्षा को लेकर, उस देश में साल में 3 से 4 बार आतंकवादी हमला हो, तो फिर उस देश का क्या होगा? आतंकी हमला होने के बाद भी एक बार भी कॉन्फ्रेंस ना करे PM और पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम करने लग जाए, जिससे जनता भी उनके साथ मूर्ख बनने लगे, सवाल करने के बजाय हिंदू मुस्लिम करने लगे, तो ऐसे में हमला बढ़ेगा या घटेगा? इतना सब हो जाने के बाद हमारे देश के PM 11 नवंबर को 2 दिन के दौरे भूटान के लिए रवाना होते हैं। वो भूटान के चौथे राजा जिंगमे सिंघे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने गए। अब भूटान हमारा इतना करीबी है कि भूटान हमसे पेट्रोल खरीद के अपने जनता को 63 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है, और हमारे, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम खरीद रहे हो ना। लेकिन अब इसके पीछे भी एक रीजन है जिसके वजह से उसको वहाँ पे जाना पड़ा, और पेट्रोल वहाँ पे महंगा और यहाँ पे सस्ता है। इसके पीछे भी एक सीरियस रीजन है जिसको हम दूसरे किसी वीडियो में देखेंगे। हमें बस ये पूछना है कि आखिर ना तो कोई कॉन्फ्रेंस और ऊपर से हिंदू मुस्लिम और सुरक्षा पे इतना खर्च होने के बाद भी इतना आतंकी हमला क्यों? और बदला लेने के नाम पर हमने पाकिस्तान का क्या उखाड़ लिया सिवाय पोस्टर लगाने के अलावा? अगर वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना।